हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत ये हमारी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे 6 टेस्ट हो चुके हैं, या कहें कि 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है, यानी कि पार्ट 7 टेस्ट। तो देखते हैं इसमें वो कौन से 5 MCQ प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेस्ट 7 है, यानी कि हमारे 6 टेस्ट आ चुके हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन: न्यायालय को, नंबर 2 संसद को, नंबर 3 राष्ट्रपति को, और नंबर 4 1 व 2 दोनों। यानी कि न्यायालय व संसद क्या दोनों हैं मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में? उम्मीद है आप में से कई सारे लोगों ने इसका उत्तर देख लिया होगा, और इसका उत्तर आपने क्या लगाया? ए, यानी कि न्यायालय को संविधान मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। संसद मूल अधिकारों का संरक्षक नहीं करती, और ना ही राष्ट्रपति। क्लियर? चलिए, फिर है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? बंदी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर? ये क्या है? यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है। दूसरा है, इस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ठीक है। फिर आपसे पूछा है, इनमें से सत्य क्या है? इन दो कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? क्या केवल एक सत्य है, या केवल दो सत्य है, या इनमें से दोनों सत्य हैं, या फिर दोनों सत्य नहीं है? क्लियर? तो आपको पता हो कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, वो सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए भी जारी की जाती है और व्यक्तिगत दोनों के लिए जारी की जाती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का सामान्य सा मतलब ये होता है कि जो दोषी है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्लियर? ये सारी चीज़ें जो हैं इसका डेप्थ में वो ऑलरेडी हम इंडियन पॉलिटी की जो बुक सीरीज है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम ये देख लेते हैं, हाँ ये दोनों के लिए जारी की जाती है, तो ऑप्शन एक सही है। फिर इसको व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति को छिपाया नहीं जाता, या आप कह सकते हो व्यक्ति को डिटेंट करके नहीं रखा जाता, उसे पेश किया जाता है न्यायालय के समक्ष। ठीक, और आप में से कई सारे लोगों को पता है कि लगभग 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो आपका इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए, यानी कि सी। क्लियर? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी की जाने वाली रिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है सही नहीं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, क्या प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ठीक है। दूसरा है, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरण व व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तीसरा है, परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारों एवं निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती है? और चौथा है, उत्प्रेषण रिट विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। क्लियर? तो आप में से सभी ने इसका ऑप्शन पढ़ लिया होगा, और कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट आया होगा कि सर आपने तो इसमें बी ऑप्शन तो पहले वाला ही दे दिया, सिमिलर। तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ ये तो सत्य कथन है। ठीक है, और आपसे पूछा सत्य नहीं, तो ये ऑप्शन में तो नहीं आएगा। चलिए, अब हम देखते हैं प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध के बारे में आपको पता हो कि ये रिट केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक के विरुद्ध जारी की जाती है, ये किसी निजी व्यक्ति के लिए जारी नहीं की जाती। क्लियर? तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें निजी व्यक्ति का उल्लेख ही नहीं है, तो ये सही हो गया। ठीक। फिर है, इसने कहा है कि जो परमादेश रिट है वो सार्वजनिक अधिकारों एवं निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो परमादेश रिट है वो केवल और केवल सार्वजनिक अधिकारों व इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती, किसी व्यक्ति के लिए नहीं जारी की जा सकती। क्लियर? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें सत्य बताइए, तो यही आपका सत्य हो गया। क्लियर? परमादेश। और उत्प्रेषण के बारे में तो आपको पता है कि ये भी निजी के लिए नहीं जारी की जाती। ठीक। कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर इनका एक मतलब भी बता दीजिए बेसिक में। तो बेसिक में मतलब आप इतना समझिए, प्रतिषेध का ये मतलब होता है कि किसी भी काम को इसमें रोक दिया जाता है, मतलब
कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या अधिकरण होते हैं उन्हें अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के कार्यों को करने से रोक दिया जाता है। क्लियर। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने आपको बता दिया कि जो मुजरिम है उसको पेश किया जाए। परमादेश में क्या होता है, परमादेश क्या किया जाता है कि ये अपने से नीचे वालों को आदेश देते हैं कि आपने इस काम को अच्छे से क्यों नहीं किया या आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हो। क्लियर। उत्प्रेषण का क्या मतलब होता है, उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसको प्रमाणित करना, अर्थात उच्च न्यायालय जो होगा वो अपने नीचे के न्यायालयों से कहेगा कि आपके पास जो भी लंबित मामले हैं वो आप हमारे पास भेज दीजिए। उत्प्रेषण का मतलब आप ये भी समझ सकते हो उठाना या उत्प्रेरकता प्राप्त करना। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो गई। बाकी हम आपको पता है इंडियन पॉलिटी के बुक सीरीज में पढ़ेंगे। फिर आता है कि परमादेश प्रलेख निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने परमादेश के बारे में पढ़ा कि हम आपको आदेश देते हैं, तो अब आप इसको थिंकिंग बेसिस पे सॉल्व करिए। क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। क्या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यही तो वहाँ के हाई कमांडर होते हैं। अब आप बताइए, क्या आप अपने मम्मी पापा को आदेश दे सकते हो? देने को दे सकते हो, बट आप में से सारे लोग इतने अच्छे हो ऐसा आप काम करते नहीं होंगे। ठीक है, तो आप आदेश तो दोगे नहीं अपने बड़ों को। छोटे लोगों को आदेश दिया जाता है बड़ों के द्वारा। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति को तो आदेश देगा नहीं कोई, राज्यों के राज्यपाल को तो कोई आदेश देगा नहीं, और जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको भी तो आप आदेश नहीं दे सकते हो ना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, अर्थात इन तीनों के खिलाफ आप क्या परमादेश नहीं जारी कर सकते हो। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि परमादेश क्यों नहीं जारी किया जा सकता। क्लियर। चलिए, कुछ लोगों को छूट प्राप्त होती है परमादेश से, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर है आपका 5वां प्रश्न, अंतिम आज का हमारा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के निषेध का प्रावधान करता है, कौन इससे संबंधित नहीं है? कहने का मतलब इसमें कई सारे एक्ट आपको दिए हैं और उसमें आपसे पूछा है कौन सा सत्य है कौन सा नहीं सत्य है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, बट आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 और बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट के आधार पे, थिंकिंग के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें नहीं पता है इसका कोई भी आंसर, लेकिन हम इसको थिंकिंग बेसिस पे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है बलात्श्रम के निषेध का कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें दिया बंधित श्रम पद्धति, ये हो सकता है। बंधित का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ते हो ना बॉन्डिंग लेबर कि बंधुआ मजदूर, तो ये हो सकता है। अनैतिक व्यापार कोई करता है तो ये भी हो सकता है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक हमें नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा। अब ये 50-50 रह गया, तो 50-50 में आप में से कई सारे लोग हो सकता है पीपल्स फॉर यूनियन लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका ऑप्शन सी लगाइए कि ये नहीं होगा, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर क्या किया, सी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके द्वारा कौन कौन से आंसर आज सही किए गए। तो आपने पहले का क्या किया था, आपने पहले का ए बताया था जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे। बी का, दूसरे का आपने क्या किया था, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट को लेके। तीसरे का आपने क्या किया था, परमादेश को लेके, इसमें सी आपने किया था। चौथे का आपने क्या किया था, डी, इसमें भी परमादेश से रिलेटेड इशू था आपका। क्लियर, तो ये डी हो गया आपका। फिर आपका आता है अंतिम, और अंतिम में भी तो आपने सी ही किया है। क्लियर, तो इस तरीके से हमने अपने 5 MCQ सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट 5 नए MCQ के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।